दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा होगा। यहाँ पर पूछा गया है अंडर रूट लगा हुआ है 0.02 प्लस अंडर रूट 0.0049 किसके बराबर होगा। चलिए जवाब दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम अंडर रूट के अंदर ये अंडर रूट लिखा हुआ है ना 0.0449, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 49 का वर्गमूल निकालेंगे। तो आप बताएंगे 7 होता है। 49 का वर्गमूल सभी को पता है। अगर हम 49 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 7 आता है। अब देखिए आपको ध्यान ये देना है दशमलव यहाँ पर 4 अंक के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब वर्गमूल निकालेंगे ना इसी का आधा कर देंगे, यानी 4 अंक के बाद लगा हुआ है ना, तो दशमलव हम लगाएंगे 2 अंकों के बाद 0.07, आगे पॉइंट यानी 0.02 इसमें जोड़ना है तो जोड़ देंगे, तो ये आप कहेंगे 0.09 आ गया। इसका फिर से वर्गमूल लेना पड़ेगा ना, तो इसका फिर से वर्गमूल ले लेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। अब 2 अंक के बाद दशमलव आया है, यानी इसका आधा कर देंगे, यानी 0.3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कंसंट्रेट बनाए रखिएगा, आराम से पढ़िएगा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। थोड़ा तेजी से करवा रहे हैं इसलिए आपके अंदर स्पीड आए तेजी से करने की। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 8 तरीका कितना होता है 24, 24 में से अगर हम 4 घटा दें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20 आएगा। फिर 20 में से 4 से भाग भी तो देना है, यानी यहाँ पर 5 आएगा, यानी यहाँ पे टोटल हमारा कितना आएगा 5, इसकी पावर -1 है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 25 का मान सभी को पता है 5 होता है, 11 में से 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, यानी 16 का फिर से वर्गमूल लेंगे तो यानी 4 आएगा। 4 के बाद 21 इसी में से फिर ऐड कर देंगे, यानी 21 4 कितना होता है 25 होता है। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, यानी 5 गुणे आएगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5 की पावर -1 है ना, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, जो कि सही जवाब है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा। 5 की पावर -1 है ना, तो इसको मतलब पावर माइनस में है ना, तो प्लस में बनाने के लिए इस नंबर को क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, तो पावर हमारी प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, आपको ये पता होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखो इस टाइप के भी प्रश्न आपने कई बार देखा होगा, परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 2 यहाँ कितनी बार लिखा हुआ उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 के बाद अंडर रूट लगा हुआ है, फिर उसके बाद अंदर अंडर रूट है, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है ये सीरीज हमारी अनंत तक नहीं जा रही है। अगर अनंत तक जाती तब तो इसका आंसर हम सीधे बोल देते, इस प्रश्न का आंसर क्या होता 2 होता। अगर ये सीरीज मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, अगर इनफाइनाइट तक जाती है तब आंसर 2 होता है, लेकिन ये सीरीज हमारी अनंत तक नहीं है, तो सिंपल तरीका है जो नंबर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है 2 लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, जितने अंडर रूट लिखे हुए हैं ना इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। अब आपको क्या करना है 2 की पावर इसको 6 में लिखना, हमेशा 2 की पावर में ही लिखना, ये याद रखिएगा। 2 की पावर में जितने अंडर रूट हैं, अगर 5 होते 2 की पावर 5 होता, यहाँ पर 6 है ना, तो 2 की पावर 6 यानी 64। तो अब आपको क्या लिखना है 2 की पावर 6 यानी 64 होता है, इससे एक कम अंश में लिख देंगे, यानी 2 की पावर 63/64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। बट आपको ऐसे ही लगाना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको 2 लिख लेना है। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा रूट गिन लीजिएगा, जितने रूट हो उसको 2 के पावर में लिख दीजिएगा, वो हर में आता है उससे एक कम अंश में लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, अभी हमने बोला था कि अगर सीरीज अनंत तक जाती है तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना, ये जो 3 लिखा है ना यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ यदि अंडर रूट के अंदर है 2 की पावर n बराबर 64, तो n का मान कितना होगा। अब देखिए यहां पर आपको कैसे लगाना है, पहले देखो यहां पर 2 की पावर n है ना, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें स्क्वायर कर दें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। जब स्क्वायर करोगे तो रूट इसका कैंसिल हो जाता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रूट एक्स का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है एक्स आता है, यानी रूट एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे एक्स आ जाता है, तो यानी 2 की पावर n बचेगा, यानी ये हमारा आएगा 64 गुणे 64, ठीक है ना। अब देखो इसको बेस 2 में ब्रेक करना है, तो आप कहेंगे 2 की पावर n लिख लेंगे, 2 की मतलब 64 हमारा क्या होता है 2 की पावर 6 होता है ना, यानी 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। अब देखो 6 6 जुड़ जाएगा यानी 2 की पावर 12, बेस हमारा सेम हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए पूछा गया 3 वर्ष पहले एबीसी की औसत आयु 27 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, ए की वर्तमान आयु कितनी होगी।
अब देखिए जब भी सवाल कभी भी 3 वर्ष पहले पहले अगर देके कहे औसत आयु दिया हुआ है एबीसी की, तो आपको जितने वर्ष पहले कहे इसमें आप जोड़ दीजिएगा, तो ये आपकी वर्तमान आयु आ जाती है, याद रखिएगा। तो 27 में से पहले 3 वर्ष पहले बोला है ना, तो अब हम ये कहेंगे जो एबीसी की जो वर्तमान आयु है कितनी है, 30 वर्ष है। कितनी है, 30 वर्ष, ये हमारी वर्तमान की आती है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले, अब यानी यहाँ पर हम बात करेंगे बी और सी की, तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले बोला है ना, तो 5 इसी में हम जोड़ देंगे, ये डायरेक्ट होता है, याद रखिएगा जब भी पहले वाला दिया हो। तो 20 में 5 जोड़ दीजिएगा तो आपका आएगा 25 वर्ष। यानी अब आप ये कहिए कि एबीसी की जो मतलब औसत आयु है 30 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। अब इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले वाला जो शब्द था उसको हमने हटा दिया, जितने वर्ष पहले कह रहा था उसी के औसत आयु में जोड़ देते हैं। अब आप ये बताइए, यहाँ पर तीनों का अगर टोटल निकालेंगे, 3 लोग है ना एबीसी, यानी 90 वर्ष आएगा। यहाँ पर 2 लोग है बी और सी, यानी बी और सी यानी 2 का निकालेंगे, 1 का 25 है, 2 कितना होगा 50, यानी टोटल तीनों में से अगर बीसी हटा देंगे तो आपका ए ही तो बचेगा ना। तो ये 90 में से 50 घटाएंगे तो इसकी उम्र जो ए की वर्तमान उम्र होगी कितनी आएगी, 40 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा। इस तरीके से आपको लगाना होता है, एवरेज का सवाल था। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और आपके पास है, एवरेज का ही है। यहाँ पर देखिए पूछा गया 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। हम पहले क्या करते हैं, 3 संख्या इस तरीके से हम लिख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बोलेगा ना वैसे ही आपको करना है। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, यानी दूसरी संख्या अगर 1 मान लिया तो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी हो गई। आगे लिखा हुआ तीसरी संख्या पहले की 5 गुनी है, यानी जो तीसरी संख्या पहले की 5 गुनी, इसका 3 का 5 गुना यानी 15 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी इसका 15 आ गया। आगे पूछा गया यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब देखो औसत यानी इन संख्याओं को पहले जोड़ लीजिए, टोटल 15 3 18 1 यानी 19 यूनिट आया है। यहाँ पर देखिए तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है, योग निकालेंगे क्योंकि ये तो हमने योग निकाला तीनों संख्याओं का। तो योग कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं इससे गुणा कर देते हैं, यानी आप कहेंगे 57 गुणे 3 इसका योग टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 19 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर दिया है, 19 से कम 19, 19 3 का 57, यानी आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 के बराबर आ गई, ठीक है ना। पूछा क्या गया, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर। आप कहेंगे 15 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी कितनी है, 1 है। 15 और 1 का डिफरेंस करेंगे ना तो आपका 14 आएगा, यानी कुल मिला के दोस्तों आपको 14 यूनिट निकालना है। 14 किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 नहीं है कितना होता है, 126 होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, लिखा हुआ है एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में n प्रश्न थे, एक विद्यार्थी ने पहले 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का और शेष प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यदि उस विद्यार्थी ने 50% अगर अंक प्राप्त किए हैं तो n का मान कितना होगा। इस टाइप के भी सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। परीक्षा में प्रश्न पत्रों की संख्या टोटल कितनी है, n प्रश्न पत्र है, टोटल कितने n प्रश्न पत्र हैं। एक विद्यार्थी ने पहले 20 में से 15 प्रश्नों को सॉल्व किया है, यानी टोटल यानी 20 में से वो 15 प्रश्नों को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, यानी 15 प्रश्नों को सॉल्व किया। और शेष प्रश्न कितने बचे, तो आप यही बताइए। देखिए पहले उसने क्या किया, 20 प्रश्नों में से 15 को उसने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न हमारे पास पहले कितने थे, n प्रश्न थे, उसने 20 प्रश्न को उठाया, यानी शेष प्रश्न हमारे पास कितने बचे होंगे, आप कहेंगे n-20 बचे होंगे, क्योंकि उसने 20 प्रश्न उठाया, उसने 15 सॉल्व किया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब 20 प्रश्न तो कम हो गए ना, तो शेष कितने बचे होंगे, n-20। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और यही बोला है, यही जो शेष प्रश्न बोला है ना, शेष प्रश्न हो गए n-20। इसका 1/3 प्रश्नों को सही उत्तर दिया, यानी 1/3 का मतलब इसका 1/3 कर देंगे। इतना आप कर लेंगे ना बस आप। अब यहाँ पर बोला यदि उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किया है, और साथ में ये भी लिखा है सभी प्रश्नों के अंक क्या है, समान है, ठीक है ना, सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो देखिए यहाँ पर पहले उसने क्या किया, 15 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो भी अंक मिले होंगे। बाद में जो शेष प्रश्न थे n-20, उसका 1/3 किया, ये भी सही उत्तर था। और यहाँ पर लिखा हुआ है उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए हैं, इसका मतलब जितने प्रश्न थे उसका 50% प्राप्त किया है, यानी हम कह सकते हैं n का 50% कितना होता है, तो आप कहेंगे n/2 आएगा। कितना आएगा, n/2, ये कर लेंगे। तो यही देखो ये जो आया है ना, यही किसके बराबर आपका हो जाएगा, यही आपके बराबर हो जाएगा n/2, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे दिया ना, उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए हैं। पहले जो 15 प्रश्न प्राप्त कर रहा था, शेष प्राप्त कर रहा था 1/3, अब बराबर किसके होगा, यानी उसी का जो नंबर टोटल थे ना उसका 50%, यानी n/2, ये बराबर कर लेंगे। अब इसमें से आपको ये ऑप्शन उठा लीजिए। अब देखिए n अगर हम मान लीजिए, अगर 20 तो हो ही नहीं सकता है, अगर हम n मान लो 50 ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 50
यहाँ पे रखेंगे 50/2 यानी 25 आएगा। तो यहाँ पर भी 25 आना चाहिए। तो देखिए 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 आएगा ना, और 30 में से 3 का भाग देंगे 10 आएगा, और 15 इसी में ऐड कर देंगे, यानी दोनों तरफ इक्वेशन इक्वल हो गया ना। तो बस सीधे आप आंसर दे देंगे 50। इस तरीके से चेक कर लेंगे। यहाँ पर एन का ऑप्शन उठा लीजिएगा। पहले 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा ना। 30 में से 3 का भाग देंगे 10, अब 15 और 10 कितना होता है 25। यहाँ पर अगर एन 50 रखोगे 50/2 यानी 25, दोनों इक्वेशन बराबर हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो ए बी सी हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना, ए बी सी लिख लेंगे। अब यहां पर देखो ए बी से 40% अधिक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा कि पहले दिमाग लगाओ कि इसको 100 मान लो और सोचो ए बी से 40% अधिक है 140, फिर यहां पे कहोगे बी सी से 20% कम है। तो बी जो है सी, अब सी तो हमें पता नहीं है, तो हम कैसे कैसे कम कर पाएंगे। बी जो है सी से 20% कम है, तो ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको पहले हम इससे शुरू करेंगे, यहां शुरू करेंगे। तो पहले ए बी सी लिख लो। बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं ना, फिर आंसर नहीं आता। जब कम वाला दिया हो तो कम वाले से स्टार्ट किया करो। बी सी से 20% कम है, तो इसका मतलब सी को मान लीजिए 100 है। अब बी जो है सी से 20% कम है, यानी 100 का 20% कम होगा यानी 80 होगा ना, इतना पकड़ लेंगे। अब बोला है ए जो है बी से 40% अधिक है, यानी यहां पर जो ए है ना बी से 40% अधिक है, यानी 80 का 40% क्या होता है 140/100 कर देंगे। जीरो जीरो काट देंगे, जीरो जीरो काट देंगे, यानी 14 8 कितना होता है 8 चौको 32, 8 एकम 8 3 11 112, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी रही होगी 112 रही होगी। अब चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया, ए सी का बराबर पूछा गया, अनुपात पूछा गया है। तो इन्हीं को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले किसको, इसको 4 से काट लो। 4 दूनी कितना होता है 8, और 4 8 32, यहाँ पे काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 28 और 25 का रेशियो बन रहा है। तो इसका जो आंसर सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब अधिक और कम का दिया हो तो पहले कम वाले से स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है ना, अगर हमने ऐसा बोला कि बी सी से 20% कम है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि जो बी जो है सी से 20% अगर कम है तो सी जो है बी से 20% अधिक है, ऐसा हम नहीं कह सकते। परसेंटेज में उल्टा होता है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले कम वाले से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग अगर ऐसे करते हैं, त्रिज्या 1 है, फिर मान लो दुगुना कर दिया, अब 1 बढ़ गया, 1/1 इंटू 100। अगर आप इस तरीके की गलती करते हैं, 100% निकाल देते हैं आंसर, तो फिर आपका सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जब बोला है सवाल में वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाता है, यानी आर अगर पहले 1 है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो इतना ही रहेगा। दूसरे कंडीशन में त्रिज्या को दुगुना किया गया है, यानी आर अब हमारा 2 हो गया है, तो 2 यानी स्क्वायर होगा ना। क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यानी हम बोलेंगे 1 से 4 हो गया है, 1 से 4 हो गया है, कितना बढ़ा है 3/1 इंटू 100। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 300% जाएगा। इस तरीके की गलती मत करिएगा, जब भी वृत्त की त्रिज्या से बात करेगा तो उसका स्क्वायर भी एक बार करना है, तभी आपका सवाल सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारे मैथ के प्रश्न थे। इसके बाद अभी ग्राफ और तालिका के भी प्रश्न आएंगे लास्ट में। अब हम रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में अगर रखा जाता है तो एक तर्क संगत क्रम बनेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब देखिए सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, अपराध करेगा। अपराध के बाद उसकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, फिर क्या होगा, फिर उसको न्यायालय यानी न्याय के लिए ले जाया जाएगा, फिर उसको क्या मिलती है, सजा मिलती है, और फिर जेल जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है, सी सबसे बड़ी है। यदि डी बी से कुछ छोटी और ए से कुछ बड़ी हो तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है। चलिए लगाते हैं इसको। यहां पर देखो ए जो है बी से, बी की अपेक्षा छोटी है, ए जो है, इसका मतलब ए जो है बी की अपेक्षा छोटी है। बी की अपेक्षा छोटी का मतलब समझते हैं ना, ए जो है बी की अपेक्षा क्या छोटी है, यानी बी से क्या बड़ी है। यही मतलब हुआ ना, ए जो है बी की अपेक्षा क्या छोटी है यानी बी बड़ी होगी, परंतु ई से बड़ी है, या इसका मतलब ए जो है ई से क्या है, बड़ी है। अब बोला सी सबसे बड़ी है, आगे बोला हुआ है क्वेश्चन पे सी जो है क्या, सी जो है सबसे बड़ी है, सी सबसे बड़ी है। चलो सी तो मान लो यहाँ कहीं आ जाएगा, सबसे बड़ी है ना, तो सबसे बड़ी यहाँ कहीं आ जाएगा। आगे लिखा हुआ यदि डी बी से कुछ छोटी है, यानी डी बी से क्या है, छोटी है, यानी डी जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं डी जो है बी से क्या है, बी से क्या है, छोटी है। और ए से कुछ बड़ी है, ए से कुछ बड़ी है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर बी डी ए आ रहा है, तो इसका मतलब बी डी ए यहाँ पे कहीं ना कहीं आ ही जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, सबसे छोटी पूछा गया है, तो सबसे छोटी तो लास्ट में आपका ई रहेगा ना, क्योंकि देखिए बी डी ए तो यहाँ पे आप लिख लोगे, बड़ी आपका सी है, छोटी पूछा गया तो इतना आपको सजाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी जो है ई की माँ है। यदि ई माता है तो ए का ई से क्या संबंधित है। अब देखिए अच्छा सवाल है, ब्लड रिलेशन का है, तो चलिए लगाते हैं ए बी की बेटी है, इसका मतलब पहले हम बना लेते हैं इसको। ए जो है बी की बेटी है, यानी ए जो है किसकी बेटी है, बी की बेटी है। ए जो है बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी जो है यानी बी जो है ये किसकी बेटी है, सी की बेटी है, बी जो है सी की बेटी है। सी डी का भाई है, सी जो है ये यानी ये क्या भाई है, सी जो है डी का भाई है और डी ई की माँ है, यानी इसकी ई की क्या है, ई की माँ कौन है, डी है, यही तो बोला है ना। और डी जो है ई की माँ है, ई हमको नहीं पता लेकिन ये माँ है, चलो ठीक है। और डी जो है ई की माँ है, यदि ई माता, अच्छा चलो ये भी लेडीज ही है, ई माता है तो पूछा गया है ए का ई से क्या संबंध होगा। अब देखिए ए का ई सही है ना, और डी जो है ई की क्या है, माता है, यदि ई माता है, चलो ठीक है, ई माता है इसका मतलब कोई ना कोई संतान रही होगी। चलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया ए और ई में, अच्छे बताओ ये दोनों भाई हैं, यानी ये भी क्या हुई, चचेरी बहन हुई। फिर इनका जो मान लीजिए लड़की हुई, इनके साथ क्या रिलेशन बनाएगा, तो भतीजी का बनाएगा ना। पूछा गया है ए का ई से क्या संबंध होगा, तो ए क्या होगी, भतीजी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से असंगत का चयन करिए। अब देखिए यूएसबी आपने सुना होगा, ठीक है ना, पीएसयू पीसीयू भी सुना होगा, पीसीयू ठीक है ना। और यहाँ पर पीसीयू नहीं सीपीयू, पीसीयू सीपीयू होता है, यूएसबी यानी यहाँ पर सीपीयू होना चाहिए था, उल्टा लिख दिया पीसीयू। आरटीओ और डीएडी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं पीसीयू पीयू सीपीयू होता है, चलो यहाँ पर सीपीयू होगा, हो सकता है मिस्टेक होगा। देखो ये सब हमारे क्या होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के भाग होते हैं, यूएसबी भी कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है ना, आरटीओ। लेकिन डीएडी जो होता है डैड, ये हमारा कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है, तो यही हमारा सबसे क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर होगा। ये आरटीओ यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है, कंप्यूटर के ही पार्ट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डीएडी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अप्रैल महीने का पहला दिन अगर बुधवार है तो उसी वर्ष में मई माह की तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, अप्रैल महीने में हमारे टोटल दिन कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। यानी 1 तारीख को अगर हमारा बुधवार है, याद रखिएगा क्वेश्चन में बोला है ना, 1 तारीख को अगर बुधवार है तो आप कहेंगे 7 दिन के बाद रिपीटेशन होगा, यानी 7 इसी में जोड़ देंगे, यानी 8 को भी बुधवार होगा, 15 को भी बुधवार होगा, 22 को भी बुधवार होगा, 29 को भी बुधवार होगा, यानी 30 को बृहस्पतिवार होगा। तो पूछा क्या गया है, 1 मई, अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद मई तो आता है ना, तो मई का पूछा है, तो मई का क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बुध यानी बृहस्पति शुक्रवार हो जाएगा। 1 मई को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, बिल्कुल सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। अब देखो जब भी सवाल आए कि 9 दिन पहले 10 दिन पहले सिनेमा देखने जाती है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 7 दिन में दिन रिपीटेशन होता है, ये 7 दिन से कितना अधिक है, आप बोलेंगे 7 से तो अधिक 2 है, कितना अधिक है, 7 से 9, यानी अगर हम कह देते 10 दिन तो 3 अधिक होता। जितना अधिक हो और जितना दिन बोले ना कि मूवी देखने जाती है, उसी में से 2 दिन बढ़ा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे चलिए तो शुक्रवार शनिवार, बस यही ट्रिक होती है, आपको इसमें घबराना नहीं है। अगर कह देती 11 दिन पहले सिनेमा देखने जाती है तो 7 4 11, यानी 4 दिन आगे चलते, ठीक है ना, 4 दिन आगे चलते तो आंसर आ जाता आपका सोमवार। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर शनिवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर देखिए पूछा गया, निम्न चारों में से असंगत को चुनिए, लोहा, तांबा, इस्पात, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये लोहा, आपका तांबा, एल्यूमिनियम, ये आपकी सब क्या होती है, मेटल होती है, धातुएं होती हैं। लेकिन जो इस्पात हमारा होता है, ये क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है, यही सबसे हमारा अलग हो जाएगा। मिश्र धातु होता है, ये लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होंगे ये भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई तथा ई का वजन अलग अलग है, सी केवल ए से भारी है, डी बी से हल्का है पर ई से भारी है, पांचों में सबसे भारी कौन है। तो देखो सबसे पहले जैसे बोला वैसे करते हैं, सी केवल ए से भारी है, चलो सी केवल ए से भारी है, सी जो है केवल ए से क्या है, भारी यानी बड़ा है, भारी का मतलब बड़ा है, डी बी से हल्का है यानी छोटा है, यही मतलब हुआ ना। तो डी जो है बी से क्या है, डी जो है बी से क्या है, हल्का है, पर ई से भारी है,
पर ई से क्या है, ई से क्या है, भारी है, ये भारी है। चलो ठीक है, पांचों में सबसे भारी कौन है? अब देखो सी केवल ए से भारी है ना, तो इसका मतलब सी जो है केवल ए से भारी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है ना। तो प्रश्न में क्या पूछा है, पांचों में सबसे भारी कौन सा होगा? तो देखिए सी को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कह सकते हैं सी जो है ए से भारी है, ठीक है ना, परंतु ई से भारी है, सही तो है। डी बी से, डी जो है, डी बी से हल्का है, डी जो है बी से क्या हल्का है, परंतु ई से क्या है, भारी है, सही है। तो इस तरीके से पूछा गया सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, सबसे भारी। इसको इधर नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले ही बोल दिया सी केवल ए से भारी, यानी सी जो है केवल ए से ही भारी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, यानी सबसे भारी पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय लेके कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको आंसर देना है। कथन आपके लिखे गए हैं, क्या सड़कों पर गतिरोधकों को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। कथन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। गतिरोधक समझते हैं ना, जो डिवाइडर लगे रहते हैं, रास्ते पे आप चलते हैं, ब्रेकर लगे रहते हैं, तो बात हो रही है कि क्या सड़कों पर जो ब्रेकर बनाए जाते हैं क्या वो कानूनी घोषित किया जाना चाहिए, गैर कानूनी, मतलब ये बनाना नहीं चाहिए। और तर्क पहला दे रहा नहीं, वाहन की गति को कम करने के लिए गतिरोधक एक सरल साधन है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं स्पीड को कम, लोग तो गाड़ी वैसे भी आजकल बहुत तेज चलाते हैं, अगर स्पीड को कम चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि कम करने के लिए हमें डिवाइडर यानी ब्रेकर बनाना क्या होता है, जरूरी होता है, ब्रेकर। अब यहाँ पर लिखा हाँ कुछ लोग रात में गतिरोधक को देखने में विफल होते, बिल्कुल सही है। अब अंधेरे में जाओगे, मान लीजिए कहीं रोड लाइट खराब है, कहीं दिखता ही नहीं ब्रेकर है, कई लोग तो गिर जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, कई बार हमने देखा, एक बार तो हम ही गिर गए थे ब्रेकर में। तो इस तरीके से रात में भी ये भी बिल्कुल बात सही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके से रात में कम दिखता है। तो देखा जाए दोनों ही तर्क क्या है, मजबूत हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन दिया गया था केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, सेकंड मजबूत है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तर्क फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों मजबूत हैं। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं तालिका के, और तालिका को लिखा हुआ पहले अच्छे से पढ़ लीजिए आप। लिखा हुआ है निम्न तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पर एक सप्ताह के विभिन्न दिनों को ली गई जांच परीक्षा में कक्षा के 5 विद्यार्थियों ABCDE के प्राप्तांक दिए गए हैं। टोटल अंक अधिकतम कितने हैं, 100 हैं। चलिए 100 अंक हैं, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से दिख जाए, नहीं तो आपको ऑप्शन फिर नहीं दिखेगा, तो फिर आप कहेंगे कि सर जी और जूम कर दीजिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, चीज़ों को समझते होंगे। चलो अब इतने में आपका काम चल जाना चाहिए, इतने में आपको दिख भी रहा होगा। देखिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है बी द्वारा सोमवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को मिलाकर प्राप्त कुल अंक, बी बोला है ना, तो पहले बी वाले में पहुंचिए। बी वाला आपको ये वाला है, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी सोमवार आपका ये है, बुधवार आपका ये है और बृहस्पतिवार आपका ये है। तीनों को पहले आपको जोड़ लेना है। और इसके बाद लिखा हुआ है एवं ई द्वारा मंगलवार, ई के देखिए ई मंगलवार की बात हो रही है, यानी ये वाला मंगलवार है ना। आगे बुधवार लिखा हुआ है, यानी ये बुधवार हो गया। आगे हमारा आएगा शुक्रवार, यानी शुक्रवार कहाँ, ये वाला है, ठीक है ना। तो पूछा गया, अंतर पूछा गया है, तो चलो इनके इकाई के अंक से ही पता कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले हम सोमवार, इसमें क्या था, सोम बुध बृहस्पतिवार था, यानी सोमवार ये 65 था, बृहस्पतिवार आपका 72 था, बृहस्पतिवार था ना, और फिर बुधवार था ये, यानी 82। इनको देखो 5 2 7 2 9, यानी इकाई का अंक 9 आएगा। इनको जोड़ लीजिए, 9 2 11, 11 4 कितना होता है, 15, ठीक है ना। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। देखो लास्ट में 4 आ रहा है। चाहो तो आप इनको जोड़ लीजिएगा पूरा, या तो यहीं से पता कर लीजिएगा अंतर। लास्ट डिजिट है 4 आ गया, आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर भी यही आएगा। चाहे तो आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरीके तेजी से पता कर लेंगे, पूरा जोड़ने की क्या जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर है ये, और यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही बना हुआ है, थोड़ा सा इमेज टेढ़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर देखिए पूछा गया सोमवार को ई के प्राप्तांक बृहस्पतिवार को बी के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए पहले हम बात कर लेते हैं सोमवार को, ई के प्राप्तांक की बात हो रही है, ई के प्राप्तांक आपका तो 84 है। अब आगे लिखा हुआ ई के प्राप्तांक बृहस्पतिवार को, सोमवार को ई के प्राप्तांक, बृहस्पतिवार को बी के प्राप्तांक, यानी बृहस्पतिवार को हम बात करेंगे बी के प्राप्तांक, यानी 72 है। कितना अधिक है, तो आप ही बताइए, ये 72 है, ये 84, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 72 से 84 अधिक, यानी कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 12 अधिक है, बटे 72 आएगा इंटू 100, परसेंटेज निकालना है, 12 छंग 72, यानी यहाँ पर और काट लेंगे, 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिख जाए। यहाँ पर देखिए पूछा गया सभी दिनों को मिलाकर सी का औसत प्राप्तांक क्या होगा। अब देखो ये इतना सिंपल सवाल है, सभी दिनों का पूछ लिया है, तो सभी दिनों का पूछा है और सी का, यानी सी का सबको जोड़ लीजिएगा। औसत प्राप्तांक पूछा है, औसत भाग दे देंगे। तो देखो जोड़ लीजिए, 6 5 11, सही है ना, 6 5 11, 2 13, 13 7 कितना होता है 20 होता है, 7 3 10 17, 17 6 कितना होता है 23, 23 7 30 और 2 32 होता है। सही है, इसमें 5 से हम भाग कर देंगे, 5 6 का 30, 5 6 को 20, 64 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। ये क्वेश्चन नंबर 99 नंबर है। चलो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, कोई रेशियो वगैरह पूछ लिए हैं क्या। चलो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो पूछ लिया है, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा तभी आपको ऑप्शन दिखेगा, नहीं अदरवाइज आप ऑप्शन नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। चलो अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, ऑप्शन दिख रहा है ना। चलो थोड़ा और छोटा कर देते हैं, चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये सिंपल सवाल होते हैं, आपको अगर तालिका समझ में आ गई तो आप सवाल लगा लेंगे। मंगलवार एवं बुधवार दोनों को मिलाकर, अब देखिए मंगलवार बुधवार दोनों को मिलाकर सी का पूछा है, तो मंगलवार देखिए, मंगलवार आपका ये है, और क्या बुधवार, दोनों को मिलाकर, यानी पहले सी का देखिए, सी वाला कहाँ है, ये तो हम ए वाले में ले लिए, सॉरी ए वाले में नहीं हमको लेना, डी वाले में लेना है, सी वाले में, ठीक है ना। तो सी वाला आपका ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और इसके बाद डी का भी लेना है, यानी 51 और 64, इतना आप ले लेंगे। पूछा गया रेशियो बताइए, तो पहले आप 70 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 7 7 कितना होता है 14, ये आएगा, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद जोड़ लेंगे 4 1 5, यानी 115 आ जाएगा, यहाँ तक कर लेंगे। काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना सिंपल सवाल है, 29:23, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तालिका आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है 100 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है सभी दिनों को मिलाकर, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिख जाए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है सभी दिनों को मिलाकर ई के कुल प्राप्तांक ए के कुल प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। सभी दिनों को मिलाकर ई के कुल प्राप्तांक, यानी सभी दिनों के मिलाकर ई के कुल प्राप्तांक, पहले आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है ए के कुल प्राप्तांक से, सभी दिनों को मिलाकर ई के कुल प्राप्तांक और ए के कुल प्राप्तांक, अब इसको भी जोड़ना पड़ेगा, ए के कुल प्राप्तांक से कितना अधिक है। जोड़ने वाला कंडीशन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जोड़ना पड़ेगा, और थोड़ा कैलकुलेशन तो है तो करना ही पड़ेगा, है ना। इनको पहले हम जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, 8 2 10 9 19, 19 4 23, 23 और 8 कितना होता है 23 8 31 होता है। ये हम ई का निकाल रहे हैं, किसका निकालना है, ई का निकालना है, ठीक है ना, ई का निकालना है 31, सही है ना। एक बात देख लो, 4 2 6 9 6 15, 15 और 8 23, 23 4 27 होता है, 23 4 27 आएगा, 8 7 15 5 20, 20 6 26, 26 और 7 33, 33 2 कितना होता है 35, यानी 357 आएगा, ठीक है ना। अब हम इसी प्रकार से ए का निकाल लेते हैं, जोड़ कितना होगा टोटल, 9 4 13, 13 9 22, 22 5 27, 27 7 कितना होता है 34 होता है, 7 6 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 6 28, 28 और 3 कितना होता है 31 होता है। इतना आप कर लेंगे ना। अब आप ही बताइए 314 से 357 में कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 43 अधिक है। अब बट्टे में आएगा 314, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 4300 बटे 314। अब देखिए लगभग ये किसके कितने गुना है, तो आप देखेंगे ये 43 गुना तो हो ही नहीं सकता है। लगभग अगर देखा जाए 14 त्रिका 42, लगभग ये इसका ये 14 गुना है, यानी 14% के समथिंग इसका आंसर जाना चाहिए, और ऑप्शन में कहीं भी 14% नहीं दिया है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मैथ रीजनिंग और ये आपकी जो तालिका समझ में आ गई होगी। जैसा भी वीडियो लगाओ कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों